चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपकी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की में मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। और जो मैं एमसीक्यू हैं बस आप थोड़ा सा इन्हें भी याद देखो। आप जहाँ जितना मॉडल से कर रहे हो वो तो आप करते ही रहो। और जो कि आपको ये मैं 15 18 है समथिंग 18 एमसीक्यू हैं, इनको और कर लेना थोड़ा सा, मतलब कि जैसा मतलब वो भी कर रहे हैं ये भी कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि एमसीक्यू तुम्हारा डीपली से पूछता है, कि बहुत ज़्यादा डीपली, कि कहाँ से किस तरह। पहली यूनिट है आपकी या स्थिर वैद्युत की, मैं यूनिट वाइज करा रहा हूँ स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, जो कि आपकी पहली यूनिट है। ठीक है ना। तो मैं उसके आपको सभी जितने भी इसमें से जितने भी आपके एमसीक्यू आ रहे हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस समझने की कोशिश करना थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, मैं आपको पहला देख रहा हूँ। पहला आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, ये वो न्यूमेरिकल का एमसीक्यू। ठीक है ना। अब इसका हमसे पूछ रहा है क्या इसका मात्रक कौन सा हो सकता है। हम इसका मात्रक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब तक हमें इनकी क्या ना पता हो, कि इनका मात्रक ना पता हो। या तो हमें इनका डायरेक्टली मात्रक पता हो, जब आप निकाल सकते हो। और यदि आपको इनका डायरेक्टली मात्रक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ किस तरह निकालना है। देखो, आपको दे रखा है 1 अपॉन माइक्रोनोट। पहले आप माइक्रोनोट की विमा लिखो, क्या होगी। माइक्रोनोट की विमा होती है आपकी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। यह तो होती है आपकी माइक्रोनोट की बीमा। ठीक है ना। अब आपकी बीमा आ गई काय की, एप्सिलॉन नोट की। एप्सिलॉन नोट की बीमा देखो क्या होता है, एम माइनस के 1, एल माइनस के 3, और टी आपकी 4, और ए की होती है 2। तो यदि आप देखते हो, मैं इसकी बीमा के अकॉर्डिंग इसका आपको मात्रक निकाल सकता हूँ किस तरीके से। क्योंकि देखो, हमें ये पता है जो भी चीज़ मीटर में होगी वो लेंथ में नपेगी कि नहीं नपेगी। जो भी चीज़ मीटर में है वो एल में काउंट होती है। और जो टी है वो किस चीज़ को बताता है, आपका समय, मतलब सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आई। जो एम है आपका वो द्रव्यमान को करता है, आपका द्रव्यमान। आया कि नहीं आया। और जो ए है आपका ये आवेश की रहती है, क्यों, इनटू डी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। तो यदि आप देखो यहाँ पे m और m-1, तो ये तो कट गया। यहाँ पे l है, यहाँ पे l-3 है, तो कितना बच गया, l-2 बच गया कि नहीं बच गया। यहाँ t-2 है, यहाँ 4 है, तो t की पावर 4 बच गई। a-2 a प्लस के 2 लो जी, अपोन में बच गया ये। यदि इसे l को ऊपर लेके जाए हम तो कितना होगा, l स्क्वायर अपॉन टी की पावर, ये 2 में से इसमें गए टी स्क्वायर, इसे 4 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टी की पावर 4 थी, यहाँ टी की पावर -2 थी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वो अपॉन के प्लस के 2 बची कि नहीं बची। तो यदि आप देखो तो एल का क्या काउंट करूंगा मैं, मीटर स्क्वायर, अपॉन टी का क्या करूंगा, टी का क्या हो गया मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर। तो मेरी यहाँ से जो विमा निकली है क्या लिख रही है, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन बैठता है फर्स्ट। अब बताइए, किसी बच्चे की नहीं समझ में आया तो बता सकता है बच्चा। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो कि ये रहा है। देखो, ये तो मैंने आपको कई बार टेस्ट में भी दे दिया है और आपको समझा भी दिया है। और इसमें आपको पूछता है चांदी का प्रवैद्युतांक क्या होता है, मतलब प्रवैद्युतांक कितना होता है, ये चीज पूछ रहा है। और जब भी आपसे ऐसा कुछ भी पूछे तो आपको डायरेक्टली पूछना है चांदी का, मतलब चांदी का क्वेश्चन आप कहोगे चांदी का जो प्रवैद्युतांक है वो अनंत होता है। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आई है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए ए बी में के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता कैसे ज्ञात की जाएगी वो देखो आप। यदि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपने ए और बी के बीच कह रहा है तुल्य धारिता, ए और बी के बीच कह रहा है तुल्य धारिता। यदि ए बी के बीच तुल्य धारिता की मान काउंट करने के लिए कह रहा है, तो ये 3 माइक्रोफैरड, लो जी 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रो, ए और बी के बीच में ये जो काउंट हो रहे हैं ये चल रहे हैं, ये तीनों पूछ रहा है आपसे कितना होगा तुल्य, इनमें तीन तुल्य में कितना होगा ए और बी के बीच, इधर और इधर।
तो यदि आप देखो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड एक ही तार पे आपके क्या है, ज्वाइंट है। यदि एक ही तार पे ज्वाइंट है, संधारित्र का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, संधारित्र में 1/c बराबर 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस के 1/c3, क्योंकि 3 संधारित्र थे यहाँ सी। 1/c बराबर एलसीएम लिया तो वो तुमने c1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के 1/3 प्लस के, क्योंकि तीनों ही 1/3, तो यहाँ पे आपने काउंट करा 1/c बराबर 3 एलसीएम लिया, तो ऊपर भी 1 2 3 3 काउंट होगा कि नहीं होगा, 3 से 3 गए, यहाँ बचा 1। तो यदि हम c की वैल्यू इससे देखें तो c की वैल्यू आ गई आपकी 1 माइक्रोफैरड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आया है आपका 1 माइक्रोफैरड। पर आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया a और b के बीच आपको क्या ज्ञात करनी है, नीचे दी गई a और b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आपने ये इधर का काउंट करिए, और यदि एक बाई चांस देखो आप यहाँ से देखो, एक चीज देखना, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा, ये आपका संधारित्र है, लो जी, एक तो आपकी ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और यहाँ पे 3 को काउंट करने के बाद आपका कितनी धारिता निकली, एक धारिता निकल गई 1 माइक्रोफैरड की, लो जी ये तो 1 माइक्रोफैरड है, और ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और संधारित्र में समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस के C2। C बराबर C1 की वैल्यू आप 3 माइक्रोफैरड मान लो, और C2 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। लो जी ऑप्शन कौन सा है, C, 4 माइक्रोफैरड। कर सकते हो ना आप इसे, ठीक है ना, ऐसे तो कर सकते हो ना। लो जी 4 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन आप बताइए फटाफट। वो क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात कीजिए। आपको मात्रक ज्ञात बताना है, कितना होगा वैद्युतशीलता। और पहली बात आपको वैद्युतशीलता पता होना चाहिए, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं किसे, लो जी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और निर्वात की वैद्युतशीलता शायद मैंने क्लास में भी सोल्व करवाई होगी। फॉर्मूला लगाओ कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन अपॉन कितना है आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तो बताई थी। लो जी हमें तो इससे एप्सिलॉन नॉट उठाना, ये भाग में यदि मैं इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ आ गया कि नहीं आ गया, एफ इसके नीचे आ जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यदि आप देखो Q1 की यहाँ Q2 की क्या क्या होगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई की तो कोई भी मान नहीं होती, एफ की होती है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लो जी मीटर स्क्वायर, ये बनी आपकी यहाँ पे क्या बना है मात्रक। देखो आपका कौन सा ऑप्शन है, ए है, नहीं हो सकता, बी है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, हाँ जी ये हो सकता है, और ऑप्शन चेक कर लो, नहीं जी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। तो आपका 4 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो मैं आपको यूनिट वाइज लेके चल रहा हूँ, और जो यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सारे सोल्व करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे, क्योंकि आप मॉडल तो कर ही रहे हैं अवतार का, साथ में जो क्वेश्चन मैं और अलग से लेके आ रहा हूँ, ये मैंने एक बुक है मेरे पास, मैंने उससे निकाल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके सॉल्यूशन के साथ मतलब कि मैं बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, लो जी 5वां क्वेश्चन देखो आप, 5वां क्वेश्चन की बात कर रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश के बीच एफ न्यूटन, मतलब दो बिंदु आवेश के बीच एफ न्यूटन वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा, कितना होगा। बल का मतलब क्या है, एफ का फॉर्मूला लग रहा था Q1 इंटू Q2 लग रहा था, कूलाम का नियम था कि नहीं था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो कह रहा है जो प्रवैद्युतांक होता है वो के अपॉन में होता है कि नहीं होता है, जो ये आवेश लग रहा है ये पूरा 1/4 पाई Q1 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें एक कौन सा बल लग रहा है, वो कह रहा है दो बिंदुओं के बीच एफ न्यूटन का बल लगता है, तो इसे एफ डैश मान लो, एफ डैश बराबर एफ अपॉन के प्रवैद्युतांक, क्योंकि प्रवैद्युतांक हमेशा के साथ है, अपॉन में आता है कि नहीं आता है, तो आपका ये बना है यहाँ पे 4,
ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आता है? लो जी आपका डी, F/K। यही तो बताया सर मैंने आपको। पांचवा क्वेश्चन भी हो चुका है आपका। बताओ 2022 में पूछ रखा है जीई, जो आपका सेट है 346 में जीई देखना, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो जी 6 क्वेश्चन चलिए आपका। जो 6 क्वेश्चन का ये मैंने क्लास में भी सोल्व करवा रखा, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका जो आपका क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन है एम में, मतलब कि छोटा होगा एम बी से। मैंने कुल क्लास में बड़ी अच्छी तरीके से सोल्व करवाया था, इसका एक बार वहाँ पे भी देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सेवंथ। सेवंथ कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। सेवंथ क्या कह रहा है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। आपने फॉर्मूला भरा होगा V बराबर W/Q। देखो V बराबर W/Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? V से विभव, W से क्या हो गया आपका कार्य हो गया, और Q से आवेश हो गया। तो यहाँ पे W देखो तो W का मात्रक क्या है? लो जी जूल, है कि नहीं है? चलो जी कुलाम, ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या है? कुलाम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? जूल प्रति कुलाम, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? आगे होगी ना सबके। चलो जी अब अगला क्वेश्चन देखो सर। आप आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश केवल प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F हैं। यदि माध्यम का प्रवैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, मतलब माध्यम का जो प्रवैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, तो वो कह रहा है तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। मतलब आपसे F का मान पूछ रहा है सर, क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है ना। अब आपसे देखो क्वेश्चन मैं किस किस तरीके से बता रहा हूँ। वो कह रहा है जो आपके पास दो बिंदु आवेश केवल प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, जो कि आपका एक माध्यम ले लो। लो जी F बराबर, इसे कहेंगे F'/K, ठीक है। एक तो K1 प्रवैद्युतांक में रख लिया, लो जी इसे भी F' कह लिया, ठीक है ना। K प्रवैद्युतांक में रख लिया। यदि यहाँ से मैं देखूं F' क्या हो गया? माध्यम का वो बल हो गया। लो जी F/K, मान निकल के आया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया कि नहीं आया। फिर कह रहा है आपसे स्थिर वैद्युत बल F है, यदि माध्यम का प्रवैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, मतलब जो आपका माध्यम का प्रवैद्युतांक है वो बदलकर K2 कर दिया जाए, तो इस तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल की मान बताना है। देखो आपका एक फॉर्मूला था आया, यदि माध्यम का प्रवैद्युतांक चेंज करना है तो लो जी आपको वहां पे क्या था? F'/K। लो जी F'/K2, K2 माध्यम हो गया कि नहीं हो गया? तो लो जी आपसे क्या कह रहा था? माध्यम कितना बदल कर दिया जाए आपसे, यहाँ से F' की वैल्यू रखो, F/K/, ये K1 था सर यहाँ पे, अपॉन K2। लो जी ये ऑप्शन आया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे जो कि इसकी क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कौन सा था? लो जी पहला ऑप्शन दे रखा है K2/K1 F। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 2K1/K2F। और सी ऑप्शन दे रखा है आपको K1/K2F। और डी ऑप्शन सर आपको दे रखा है यहाँ 2F। और यदि मैंने आपको क्या निकाला है? F/K1/K2। देखो K1 × K2 × F में ही तो है, इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है सर? थर्ड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब क्वेश्चन में कह रहा है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं। जो आपका ये है क्वेश्चन, यदि आप इसे देखो तो इसकी मैंने लैंग्वेज में आपको समझा रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपका अल्फा कण है ना, मतलब परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो खोखला होता है, ठीक है ना। और यदि वो मतलब कि खोखला है किंतु उसके मध्य का जो भाग है वो ठोस होता है, जो परमाणु के। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में बताता है। इसका ऑप्शन है जो कि गुलाम गुलाम बल के कारण जो है परमाणु अंदर जो आपका अल्फा कण है किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं, ठीक है, गुलाम बल के कारण। अगला ऑप्शन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आपका, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। यदि आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो सर, आपको वैद्युत फ्लक्स का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यदि फॉर्मूला आपके याद है तो जब तो आप निकाल सकते हो ना, क्या हो सकता है इसका। देखो यदि आप देखो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है आपका फाई बराबर E/A cos थीटा। ऐसे ही तो कुछ बताया था सर मैंने, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताया था कि नहीं बताया था? यदि आप वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो, ये बताया कि नहीं बताया? चलो जी सर, आप देखो यहाँ पे ई का क्या होता है? ई बराबर
ई का फॉर्मूला आप पढ़ के आए होंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ई का क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ से लिखो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यदि आप देखो तो आपका एक ये भी बन सकता है, फोर मतलब मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। लो जी देख लो, कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक इसका इसका जो मात्रक बनता है वोल्ट प्रति मीटर भी बनता है। देखो वोल्ट प्रति मीटर है क्या, ये रहा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, चलिए यदि आप देखो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम किसका होता है, आपका वोल्ट का होता है, वी का, मुझसे रख सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन आपका 10 आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलो सर, आपको इसमें आप कह सकते हो, देखो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है और क्लास में बता दिया, इसका 2√2 आ रहा है आंसर, तो इसका भी देख सकते हो, सॉल्यूशन के साथ बताया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मार्कर वगैरह देखो इधर चल नहीं रहा, इधर ही करूंगा तो इस पे चलता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। वो कह रहा है एक बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल वाले बल पर निर्भर करता है। किस बल पर निर्भर करता है? वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका किस बल पर निर्भर कर रहा है आपका? यदि आप देखो जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किसके बल के कारण कर रहा है, एक मिनट सर। चलिए बच्चों, एक कॉल आ गई थी इसलिए मैंने बीच में आपका माइक म्यूट कर दिया था, तो उसके कारण मुझे क्या है थोड़ा सा बात कर रहा था, इसलिए चलो मैंने आपको 11 क्वेश्चन समझाया है सर। और अब कह रहा है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल जो वाला बल निर्भर करता है, किसके कारण करता है? तुम्हारा एफ जो होगा वो समानुपाती, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 जो बीच की दूरी होती है उसके क्यूब के। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है आपकी? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो आप निकाल सकते हैं उसका, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, बी है जो कि आपका मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो सर 14, वो कह रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में आर नोट के अनुक्रमानुपाती होती है? जो कि आपकी इसका ऑप्शन लगा सकते हो आप, सी, वैद्युत आवेश की, एक मिनट, वो कह रहा है वैद्युत आवेश की अनंत समतल चादर के कारण, ठीक है ना। चलिए आपका 15 क्वेश्चन कह रहा है समय की बीमा नहीं है। यदि आप समय की बीमा निकाल लो इनके कारण, तो इसमें से पता लग जाएगा आपको कौन सी है। इसका ऑप्शन है आपका डी, लो जी, आर कौन सी। 16 क्वेश्चन पे चलो, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और आपको पता भी होगा, वोल्ट इंटू मीटर है, पीछे भी निकाल के बता के आया सर मैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। वो कह रहा है माइक्रो नोट इंटू एप्सिलॉन नोट की घात माइनस के 1/2 का मान कितना होता है। यदि आप इसे निकालोगे माइक्रो नोट का अलग निकालना और एप्सिलॉन नोट का मान अलग निकालना, और जो कि आपका ऑप्शन आने वाला है इसका बी, 3 × 10⁸ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ऐसा। मीटर प्रति सेकंड। 18वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्रित विभव कितना होगा। आप इसका आंसर बता सकते हो, और जो कि इसका आंसर है 10 ही वोल्ट रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। 18 क्वेश्चन बताए थे सर मैंने, जो कि आपका पहली जो आपकी यूनिट थी स्थिर विद्युत की, तो उसमें से जितने भी मुझे अपने अच्छे अच्छे बेस्ट बेस्ट जो आए हुए एमसीक्यू हैं वो मैंने आपको बता दिए 18 के 18। अगली वीडियो जो आएगी आपकी, अगली वीडियो में अगली यूनिट लेकर आएंगे और उसमें भी सबसे जो बेस्ट बेस्ट आपके एमसीक्यू हैं वो सारे मैं करवा दूंगा। मैंने आज पहली आपको यूनिट कंप्लीट करवा दी है, और इसे आप क्वेश्चनों को देखो प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपकी अच्छी रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और एक बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना, आप अपने एमसीक्यू अतिलघु सोल्व करते रहो जहाँ से आपको मिले, क्योंकि अतिलघु और एमसीक्यू यदि आपने सोल्व कर लिया तो देखो एमसीक्यू से क्या होगा, एमसीक्यू सोल्व हो गया, अतिलघु जो होता है वो भी एमसीक्यू से ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू इतना डीपली पूछता है, इतने अच्छी तरीके से पूछता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, तो उसमें हमारे अतिलघु भी कवर हो जाते हैं, 1 नंबर के जो अतिलघु आते हैं, ठीक है ना। अतिलघु के बाद एक दो यदि आप देख सकते हो तो कॉन्सेप्ट लघु में भी करता है कहीं ना कहीं तो काम, तो आपको अतिलघु और एमसीक्यू तो देखो कर ही रहा है यदि आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मेरा कहना ये है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सोल्व करो जितना हो सकता है आपका, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके लिए। चलिए।